हेलो एवरीवन, नमस्ते। माय नेम इज भव्यदीप पाटीदार। वेलकम टू कक्षा 13। अगला रूलर जो आएगा वो है जलालुद्दीन खिलजी। अगला शासक कौन है? जलालुद्दीन खिलजी, जिसने कौन से वंश की स्थापना की है? तो इसने स्थापना की है खिलजी डायनेस्टी की। इसने क्या किया है? खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, ये दूसरा वंश है जो आपको यहां पर पढ़ना है। खिलजी डायनेस्टी के टाइम पीरियड की बात करें तो आप बड़े आसानी से इसका टाइम पीरियड बता देंगे, क्योंकि 30 साल का टाइम पीरियड रहा है। 1290 से लगाकर 1320 तक ये शासन करते हैं, है ना। दो तीन फेमस रूलर ही हुए, जलालुद्दीन खिलजी और उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी। इसके अलावा कोई खास यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे नहीं। ठीक, तो 1290 से 1320 के बीच की बात है। अब पहले शासक की अगर हम यहां से बात करते हैं तो पहला शासक आपको देखना पड़ेगा और उसका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। क्या नाम है उसका? जलाल जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है, ये कौन है जलालुद्दीन खिलजी? तो ये है इस डायनेस्टी का संस्थापक। ये कौन है? इस डायनेस्टी का संस्थापक है। तो यहां से मैं लिख देता हूं स्टेब्लिशर ऑफ डायनेस्टी, स्टेब्लिश्ड द डायनेस्टी। ठीक है, शॉर्ट में लिख देते हैं स्टेब्लिश्ड दिस डायनेस्टी। अब आपने खिलजी वाली मूवी तो देखी ही होगी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी, जिसका रोल किया है रणवीर सिंह ने। उसमें आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में ही बताते हैं कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति होता है जो रूल कर रहा होता है, जिसको वहां पर रूलर माना गया है, और अलाउद्दीन खिलजी जो है वो इसी की बात मान रहा था। तो इनिशियली जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है वो अपने, कहीं कहीं लिखा है कि ये चाचा था। जलालुद्दीन खिलजी कौन था? चाचा था। चाचा मतलब अंकल है उसके, पहली बात। कहीं पर लिखा हुआ है कि ये व्यक्ति फादर इन लॉ है, तो फादर इन लॉ है ये बात बिल्कुल सही थी। अंकल है ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक, तो जलालुद्दीन खिलजी है, एस्टेब्लिश किए डायनेस्टी को, और ये बूढ़ा था। बूढ़ा था मतलब काफी एजेड व्यक्ति हो गया था, और ये शासन कर रहा था। इसने मालवा को जीता था या मांडू को जीता था। तो मैं एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर देता हूं, ही वॉन। मध्य प्रदेश में बात करें अगर हम लोग इनकी, है ना, तो ही वॉन मालवा। और मालवा का जब नाम आता है तो कहीं कहीं इसको मांडू ही लिख दिया जाता है कि इसने किसको जीता था? मांडू को जीता था। या मांडू को जीतने की छोड़ो, इन्होंने लूटा था। जनरली यहां पर क्या होता था? लूट होती थी, है ना। तो लूटा था, ऐसा भी आप याद रख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े। अब यहां से हमें समझना है कि जलालुद्दीन खिलजी ने क्या क्या किया और किस तरीके से किया। तो आप याद रखेंगे 1295, 1290 में तो ये डायनेस्टी बनती है, और 1295 में इसने क्या किया था कि 1295 की याद रखते हैं। 1295 में इसने अलाउद्दीन खिलजी को ग्वालियर भेजा था, है ना। ही सेंट अलाउद्दीन खिलजी टू ग्वालियर, है ना। लूटपाट वगैरह वगैरह ये तो सब चल ही रहा था। और यहां पर ग्वालियर जब भेजा अलाउद्दीन खिलजी को, तो अलाउद्दीन खिलजी ने यहां पर एक रेस्ट हाउस और कुछ पशु पक्षियों के लिए हॉस्पिटल और उनके लिए अच्छी चीजें ऐसी भी बनवाने का यहां पर कार्य किया था। ठीक है, विश्राम गृह वगैरह यहां पर बनवाए थे। 1295 के बाद, 1295 के बाद अलाउद्दीन खिलजी को यह बात समझ में आ गई थी कि शासन खुद अपने हाथों में लेना पड़ेगा। इसलिए इसलिए 1296 में, 1296 नेक्स्ट ईयर, मतलब 1295 के बाद अगले साल में अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी जो है, अलाउद्दीन खिलजी, ये खुद जो है वो क्या बन जाता है? रूलर बन जाता है। किसको मारकर? तो ये मार देता है जलालुद्दीन खिलजी को, मतलब अपने ही ससुर या फिर कह दीजिए कि अपने ही अंकल की ये हत्या कर देता है और रूलर बन जाता है। ठीक है, इन 1296 he became ruler, he became ruler। मैंने अलाउद्दीन खिलजी के बारे में एक बात तो आपको बता ही दी है कि अलाउद्दीन खिलजी जो है ये, इसने रक्त एवं लोह नीति को अपनाया था। इसने क्या किया था? रक्त एवं लोह नीति को अपनाया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अब
अलाउद्दीन खिलजी के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ना है, लेकिन कैसे कि इसने मध्य प्रदेश में आया और इसने क्या क्या किया, ये बात यहां से अपन ध्यान रखते हैं। ठीक है, चलिए पहला, इसने कालिंजर जीता, ही वॉन कालिंजर। चलिए ठीक है, कालिंजर जीता। और क्या किया इसने, तो इसके बारे में याद रखना कि इस व्यक्ति ने जो है वो मालवा वाला क्षेत्र भी जीत लिया था। इसने परमार वंश पर भी आक्रमण किया था। ठीक है, इसने परमार वंश पर आक्रमण किया और वहां पर एक व्यक्ति थे, उनको हराया था। ही अटैक्ड ऑन, ही अटैक्ड ऑन, एक व्यक्ति होते हैं महलक देव, आपको मैंने इनका नाम बता दिया है। महलक देव जो होते हैं परमार डायनेस्टी के होते हैं। ठीक, महलक देव एंड वॉन, उन पर आक्रमण किया और जीत गया। अलाउद्दीन खिलजी जो है ये युद्ध जीत गया था। ठीक, अब अगला पॉइंट यहां से याद रखेंगे कि ही वॉन मालवा टू, है ना, मालवा को इसने भी जीता। अच्छा, यहां पर ऐसा है कि मालवा के ऊपर अटैक किया गया था, है ना, ऐसा याद रखेंगे, अटैक किया और लूटा। ठीक, इसको ऐसे याद रखें, इसको ऐसे याद रखें कि ही अटैक्ड एंड लूटेड। ठीक है, किसने, जलालुद्दीन खिलजी ने अटैक किया और जीता, अटैक किया और लूटा मालवा को। और यहां पर अलाउद्दीन खिलजी जो है इसने मालवा को जीत लिया एंड, है ना, ही वॉन मालवा एंड प्लेस अ सूबेदार। ठीक है, एक सूबेदार को यहां पर इन्होंने प्लेस किया और उसका जो नाम था वो था आइन उल मुल्क। ठीक है, क्या नाम था उसका, आइन उल मुल्क। ठीक, ये यहां पर आइन उल मुल्क जो है वो मालवा का सूबेदार बना था इसके टाइम पीरियड पे। अब इसके बाद एक फिर इसी इसी के ड्यूरेशन में आपने मूवी देखी है और मूवी में इसका एक सेकंड है ना, मैं इसको थोड़ा सा सेव कर देता हूं ताकि कोई दिक्कत ना हो हमें फाइल में। ठीक है, चलिए, अब इसका ही एक दोस्त होता है, इसका एक सेनापति भी मान सकते हैं उसको आप, है ना, वो सेनापति का नाम था मलिक काफूर। आपने सुना, देखा होगा, मूवी देखी होगी आपने, तो वहां पर देखा होगा मलिक काफूर इसका एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र होता है। ठीक है, मलिक काफूर को हजारे दिनारी, दिनार है ना, हजारे दिनारी भी बोला जाता था क्योंकि उसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। तो मलिक काफूर जो है वो मलिक काफूर इस अलाउद्दीन खिलजी को मार देता है। ठीक है, इसी का फ्रेंड है, इसी के साथ में रहा, इसी के बेटे को इस अलाउद्दीन खिलजी को मार देता है मलिक काफूर। और इसके बेटे होते हैं, है ना, इसके दो बेटे होते हैं, दोनों की आंखें निकलवा देता। तो मैं यहाँ पर आपको पॉइंट बता देता हूं कि क्या है ना। तो ये टाइम पीरियड अगर आप देखना चाहें तो ये टाइम पीरियड है 1316 का। कब का टाइम पीरियड है ये, 1316। 1316 में हुआ ये कि मलिक काफूर जो है, मलिक काफूर जो है, ये मलिक काफूर जिसका नाम हजारे दिनारी था, क्या नाम था, हजार ए दिनारी। ठीक, इस हजारे दिनारी ने, है ना, क्या किया था, इसने मार दिया था अलाउद्दीन खिलजी को। तो किल्ड अलाउद्दीन खिलजी एंड ऑल्सो आंखें फोड़ दी को जो भी बोलेंगे, है ना, आप देख लेना उसको। एंड ऑल्सो चलो रुको,
है ना, बेटे को मार, इसको मार दिया, और मैं यहाँ पे शॉर्ट में हिंदी में लिख देता हूं, इसके बेटों, है ना, नाम क्या थे, नाम थे शादी खां, इसके बेटे थे दो, एक का नाम था शादी खां और दूसरे का नाम था खिज्र खां, और खिज्र खां की आंखें निकलवा दी, है ना, ताकि आगे चलकर जो है वो क्या ना कर सकें, युद्ध ना कर, निकलवा दी। ठीक है, कोई इसके अगेंस्ट जो है वो युद्ध ना हो सके इसलिए। ठीक है, तथा मलिक काफूर ने, ठीक, इसके बेटों की आंख निकलवा दी। 1316 में ये खत्म हो जाता है, और 1320 में डायनेस्टी ही खत्म हो जाती है। 1320 में, है ना, एक व्यक्ति आता है खुसरब शाह, और ऐसे कुछ व्यक्ति आते हैं, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। 1320 में डायनेस्टी एंड हो जाती है। तो अगला पॉइंट यहां से आप याद रखेंगे कि 1320 में, 1320 जो है ये टाइम पीरियड है 1320 का, जब ये डायनेस्टी जो है एंड हो जाती है। ठीक, चलिए, अब इस डायनेस्टी के बाद अगली डायनेस्टी की हम बात करेंगे। 1320 में डायनेस्टी खत्म हुई, और अगली डायनेस्टी जो आएगी वो आप अच्छे से जानते हैं, उसका नाम है तुगलक डायनेस्टी। कौन सी डायनेस्टी है ये? तुगलक डायनेस्टी। क्योंकि आपने पहली डायनेस्टी कौन सी बताई? पहली आपने बताई हमारे पास गुलाम वंश आया। गुलाम वंश के बाद बात करते हैं हम लोग, तो खिलजी आया। खिलजी के बाद तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, चलिए, तुगलक डायनेस्टी की बात करेंगे। तुगलक, सबसे पहले आप तुगलक का टाइम पीरियड की बात करें तो 1320 से लगाकर 1414 तक, 1414 एडी तक, इतना लंबा शासन करने वाली अगला जो वंश है वो कौन सा है? तुगलक वंश। तुगलक वंश की स्थापना किसने की थी? पहला व्यक्ति यहां से याद रखेंगे आप, जीएसटी। पहला व्यक्ति कौन सा याद रखेंगे आप? जीएसटी। ठीक है, जीएसटी का मतलब है, जीएसटी का मतलब यहां से याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक। क्या नाम है? गयासुद्दीन तुगलक। इसको मैं शॉर्ट में जीएसटी बोलता हूं, है ना। ठीक है, चलिए, ये व्यक्ति जो है इसने डायनेस्टी स्टैब्लिश की है। इस व्यक्ति ने डायनेस्टी स्टैब्लिश की, इसलिए हम यहां से लिखेंगे कि स्टैब्लिश द डायनेस्टी। अब आपको पता है कि, अगर नहीं पता है तो सुन लीजिए, एक संवत आता है, जैसे हम लोगों ने पहले कभी पढ़ा तो विक्रम संवत की बात की हमने, है ना। अभी मैं आपको बाद में थोड़े से टाइम पर शक संवत भी बता दूंगा। ठीक है, कुषाण वगैरह के टाइम पे आया, कनिष्क के टाइम पे, वो नहीं बताया, 78 एडी का है ना। थोड़ा सा हिंट कर लीजिएगा, आप लिख के रख लीजिए। शक संवत के बारे में भी आपको पढ़ना है। विक्रम संवत में ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। एक हिजरी संवत भी आता है। हिजरी संवत जो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब जो थे, उनके मक्का से मदीना या मदीना से मक्का, एक कोई भी एक ट्रेवल है उनकी, जो वो थी, उनकी यात्रा जो थी, उसके टाइम पर बनाया गया था हिजरी संवत। ठीक, तो हिजरी संवत में ये तुगलक डायनेस्टी का जो जीएसटी है ना, इसके बारे में लिखा था कि 725 में ये रूलर बनता है, ऐसा कुछ उसका जो टाइम पीरियड है ना वो लिखा हुआ था। ठीक है, तो हमको उससे ज्यादा कोई लेना देना है नहीं, आपसे कभी भी नहीं पूछेगा, पर उसमें ये टाइम मिलता है। और गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जो जानकारी है, गयासुद्दीन तुगलक के बारे में जो जानकारी है, उसके लिए हम बोलेंगे कि इंफॉर्मेशन जो है, हमें इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन मिलती है, वो एक फेमस आपको इंस्क्रिप्शन मिलेगा। इंफॉर्मेशन जो है वो फेमस इंस्क्रिप्शन से मिलता है, जिसका नाम है बटियागढ़। क्या नाम है? बटियागढ़। ये याद रखेंगे वर्ड, बटियागढ़। बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन है ये। ठीक है,
इस इंस्क्रिप्शन को आप दमोह में पाएंगे। अभी बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन जो है आज की डेट में कहां पर है? दमोह में है। ये पॉइंट याद रखेंगे। ठीक, इंफॉर्मेशन जो है इसके बारे में और इसके बारे में जानकारी जो मिली हमें कहां से मिली? बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन से। ये कहां है? तो ये दमोह में है। अगला पॉइंट एक यहां से याद रख लेंगे कि ये संस्कृत का है ना? ये किसका है? ये संस्कृत लैंग्वेज का है। ठीक है बात, संस्कृत लैंग्वेज में है। बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन दमोह में पड़ता है। ठीक, बस इतना याद रखें, इंफॉर्मेशन और कोई खास नहीं। जीएसटी के बाद जो आएगा वो थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको हम यहां पर देखेंगे। चलिए, तो हम यहां से बात कर रहे हैं अब जीएसटी के बाद इसका अगला बेटा जो है, मतलब बेटा जो इसका रूलर बनेगा वो कौन था? तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक। कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। इस व्यक्ति का नाम मैं ऐसा मानता हूं कि शायद इस व्यक्ति का नाम आपने सुना होगा और जिसको शॉर्ट में है एमबीटी बोला जाता है। शॉर्ट में इसे क्या कहा जाता है? एमबीटी। इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक जो है, चलिए स्पेलिंग थोड़ी सी देख लीजिएगा, मैंने ऊपर अलग लिख दी है। मोहम्मद बिन तुगलक। ये मोहम्मद बिन तुगलक जो है, ये वैसे तो देखा जाए तो उस समय का हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा रूलर बनता है ना? ये जो सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा था, इसका नॉलेज बहुत ज्यादा था इसके पास। ठीक, लेकिन इसको कई सारे नामों से जाना जाता था। ये जो है, ये पागल शासक के नाम से जाना गया, इसको मैड किंग बोला गया, इसको रक्त पिपासु बोला गया, इसको बोला गया मिक्सचर ऑफ अपोजिट कैरेक्टर्स, मिश्रित गुणों का, विपरीत गुणों का मिश्रण। ऐसे कई सारे नाम दिए गए। तो एमबीटी के बारे में हमें जानना है, एमबीटी को हम पढ़ेंगे। उसके पहले हमें यहाँ पर इसके दो नाम बताने हैं, वो आपको बताते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक या एमबीटी जो है, एक्चुअल में इसको इसको उलुग खां के नाम से जाना जाता था। इसका नाम जो था वो क्या था? तो इसका नाम था उलुग खां। उलूग खां, ये इसका रियल नेम था। ये कैसा था इसका? रियल नेम, पहली बात। अच्छा, इसी व्यक्ति को जो है, इसी व्यक्ति को मोहम्मद बिन तुगलक को और भी नाम दिए गए थे जो पुराने नाम थे, मतलब इसके वो जो नाम थे वो इसको जोना खान के नाम से जानते थे। कहीं कहीं जोना खां लिखा है, कहीं कहीं इसी को जूना खां भी लिखा है। इंग्लिश में आप देखेंगे तो जोना मिलेगा आपको, है ना? इंग्लिश में आप देखेंगे तो ये आपको मिलने वाला है जोना खां। ठीक है, तो ये दोनों हैं, उलूग खां, जोना खां के नाम से कौन जाना जाता था? तो एमबीटी। ये इसके पुराने नाम है। ये कौन से नाम है इसके? पुराने नाम। मतलब किसी ने रखे होंगे या जो होगा वो होगा, ठीक है। बट लेकिन आज की डेट में अगर आप देखें तो इस व्यक्ति को कुछ और ऐसे टाइटल दिए गए हैं जो आपको पसंद नहीं आएंगे कि इसको ऐसा क्यों बोला जाता है। उसकी हम बात करते हैं। तो एमबीटी जो है, एमबीटी को क्या क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है पागल शासक। इसको क्या बोलते हैं? पागल शासक। एक ये बोलते हैं इसको। इसको बोला जाता है, ये कैसा था? ये लोगों का खून का प्यासा था, इसलिए इसको बोलते हैं रक्त पिपासु। रक्त पिपासु। ठीक, और ये क्या था? इसने जो जो काम किए वो सब उल्टे हो जाते थे। जो इसने काम किया, जो इसने एक्शन लिया, जो इसने ऑर्डर किया, वो सब पूरा उल्टा पड़ता था। इसीलिए इसको बोलते थे विपरीत गुणों का मिश्रण। विपरीत गुणों का मिश्रण, ये इसी को बोला जाता था, है ना? विपरीत गुणों का मिश्रण जो है वो भी इसी को बोलते थे। ऐसा इसको खानों का खान भी कहते थे, है ना? देश का खान भी कहते थे इसको, देश का खान। ये कुछ इसके नाम है, इस नामों से ज्यादा कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मीनिंग पता होना चाहिए। पागल, रक्त पिपासु वगैरह क्यों बोला गया, ठीक है? दुनिया का खान यार, शायद देश का नहीं, दुनिया का खान बोलते थे। चलिए, पढ़े आगे। अब इसकी मैं आपको एक छोटी सी हिंट करता हूं स्टोरी की, तुगलक डायनेस्टी में एमबीटी के बारे में। स्पेशली हमारा ये जो रूलर है इसके बारे में जानना जरूरी है। ये है एमबीटी। ठीक, अपने टाइम पीरियड का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा माने जाने वाला व्यक्ति, पागल शासक या मैड किंग या मैड शासक क्यों कहलाया, पागल शासक क्यों कहलाया, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होना चाहिए। भाई साहब, आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खसक जाएगी। ऐसा ऐसा इसके साथ हुआ है बेचारे के साथ। सुनिएगा क्या क्या हुआ। ठीक, मैं रैंडम बता रहा हूं। एक इस व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि इस व्यक्ति ने, एक मिनट, इस व्यक्ति ने
जो है एक इसने चालू की थी सांकेतिक मुद्रा, टोकन मनी, है ना। इसने क्या स्टार्ट किया था, टोकन मनी। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स इसके लिख देता हूं, टोकन मनी का क्या मतलब है, कैसा क्या है वो बता दूंगा मैं आपको। तो ही स्टार्टेड टोकन मनी। इसको लगा कि जो है हमारे राज्य में जो है वो अब कुछ ऐसी चीजें पड़ रही है या ऐसा कुछ माहौल बन रहा है कि जो करेंसी है वो फेल हो जाएगी या कुछ ऐसा हो जाएगा, तो इसने टोकन मनी स्टार्ट कर दिया। ऐसा भी मानते हैं हिस्टोरियंस कि जो इसका शासन का राजकोष जो था वो खत्म होने वाला था, तो शायद इसने टोकन मनी स्टार्ट की। तो पहली बात इसने टोकन मनी स्टार्ट की। टोकन मनी को मैं आपको समझा देता हूं, इसने क्या किया था टोकन मनी में। इसने ये किया कि बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है, इस व्यक्ति ने इनके यहां पर पहले सिल्वर कॉइन चलते थे। कैसे चलते थे, सिल्वर कॉइन, ठीक। सिल्वर कॉइन को इसने टोकन मनी के फॉर्म में रिप्लेस किया, इसको रिप्लेस किया और टोकन मनी के फॉर्म में इसने पीतल और तांबा, ठीक है, पीतल और तांबे के इसने क्या चालू करवा दिए, सिक्के चालू करवा दिए। अब पीतल और तांबे के जब सिक्के चालू हुए तो बात ये हुई कि ये सिक्के इसके कंट्रोल में एक चीज नहीं रही और वो रही टकसालें। टकसाल मतलब समझते हैं, टकसाल का मतलब होता है जहां पर मिंटिंग की जाती है। टकसालें मतलब जो मिंटिंग जहां पर होती है, वो मिंटिंग प्रेस जो थी वो इसके कंट्रोल से बाहर हो गई। और हर व्यक्ति ने अपने घर पर ही, अपने घर और अपने आसपास क्या स्टार्ट कर दिया, तांबे और पीतल के कॉइन बनाना स्टार्ट कर दिए। सबके पास तांबे पीतल के कॉइन आ गए, कॉइन बहुत ज्यादा हो गए। तो एक एक दिक्कत यहां से हुई कि जब भी कोई टैक्स पे करना होता है, बाजार की स्थिति की बात करें तो सभी जगह वो जो डुप्लीकेट कॉइन थे वो चलने लगे। तो इसको जब समझ में आता है ये बात कि यार ये तो गड़बड़ हो गई, तो इसने क्या किया सुनिएगा। ऐसा बोलते हैं कि इसने जो पीतल और तांबे के सिक्के जितने मार्केट में बने थे, इसने बोला कि आप वो ले आइए सभी और उसके इक्वल अमाउंट में मैं आपको सिल्वर कॉइन दूंगा, है ना। जो राजकोष में बचा कुचा पैसा था वो भी किधर चले गया, वो पीतल और तांबे से एक्सचेंज में चले गया। तो इसकी पहली गलती समझ में आ गई, इसने ये किया टोकन मनी वाला सिस्टम और टोकन मनी इसकी फेल हो गई। अच्छा, अब टोकन मनी का सिस्टम इसके पास आया कहां से, ये भी थोड़ी सी बात थी। तो उस समय इसके कंटेम्प्रेरी जो चाइना में शासन चल रहा था, चीन वाले क्षेत्र में जो शासन चल रहा था, वहां पे ये कई बार एक्सपेरिमेंट हो चुका था कि टोकन मनी वाला एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो इसको लगा कि ये मेरे यहां पर भी सक्सेसफुली मैं इसको इंप्लीमेंट कर दूंगा, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया, ठीक है क्या ये बात। चाइना में तो पेपर की करेंसी भी आ चुकी थी, उस समय तक पेपर की करेंसी चलने लगी थी, चमड़े की करेंसी चलने लगी थी। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था, लेकिन फेल हो गया। पहला इसका काम जो फेल हुआ, मैं सब लिख दूंगा, सब में फेल होता है, ठीक है। दूसरा, इसकी जो सबसे दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आई, है ना, ऐसे कोई सीक्वेंस नहीं बता रहा हूं मैं आपको, बस मैं आपको बता रहा हूं, याद दिला रहा हूं। कैपिटल शिफ्टेड, है ना, कैपिटल शिफ्टिंग फ्रॉम, देखो अब मैं अभी आपको बोल रहा हूं कि ये सभी लोग कहां हैं, दिल्ली में। कहां हैं ये लोग सभी, दिल्ली में। तो इसने जो कैपिटल है वो दिल्ली से ले जाकर देवगिरी कर दी थी। कहां कर दी थी, देवगिरी। इस देवगिरी का जो नाम है वो आप याद रखेंगे, दौलताबाद बोला जाता है, दौलताबाद, है ना, दौलताबाद के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो दौलताबाद इसने कैपिटल शिफ्ट कर दी, सारी चीजें दिल्ली से देवगिरी लेकर गया, दौलताबाद के लेकर गया। अब इसके पीछे हिस्टोरियंस के अलग अलग मत हैं, क्यों ऐसा किया और क्यों नहीं करना चाहिए था, तो बताता हूं। पहली चीज तो जब ये अपनी कैपिटल शिफ्ट करता है तो जो इसकी जनता होती है वो देवगिरी पसंद नहीं करती है, दौलताबाद उनको अच्छा नहीं लगता। तो इस व्यक्ति को एक साल के अंदर अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद और दौलताबाद से अगेन दिल्ली शिफ्ट करना पड़ी। ये इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही, ठीक है, ये आप समझ गए, चलिए मान लीजिए। पर अब तक इसका रीजन भी जानिए कि ऐसा किया क्यों इसने। ऐसा इसलिए किया इसने कि ये चाहता था कि भारत जो पूरा ये शासन कर रहा था भारत के ऊपर, उस भारत पे अधिकार जो हो वो सेंटर से हो। ये महाराष्ट्र के आसपास का क्षेत्र, दिल्ली से थोड़ा नीचे वाला क्षेत्र, जो दौलताबाद वाला क्षेत्र है, देवगिरी वाला क्षेत्र, वहां से पूरे भारत पर एक साथ शासन करना चाहता था। ठीक, विचार बहुत अच्छा था, व्यक्ति बहुत समझदार था, तो सोचे समझे इसके निर्णय हुआ करते थे, लेकिन सभी फेल हुए बाद में। अब दिक्कत यह होती है कि देवगिरी से वापस कैपिटल को कहां ले गए, दिल्ली लेके गए। अच्छा, इसका दूसरा रीजन भी था देवगिरी पहुंचाने का, दो कारण थे इसके पास। दूसरा कारण यह था कि जो विदेशी आक्रमणकारी थे वो हिमालय वाले क्षेत्र से भारत में एंटर करते थे, भारत के उत्तरी क्षेत्र जो है वहां से आते थे और दिल्ली उनके बहुत नजदीक पड़ रहा था। तो विदेशी आक्रांताओं से बचने के लिए या युद्ध कम करना पड़े, इस वजह से ये अपनी कैपिटल लेकर नीचे दौलताबाद आ गया था। अब दौलताबाद जब आया तो बातें तो बहुत अच्छी थी, लेकिन दिक्कत हो गई, आपको मैंने रीजन बता दिया कि इसको क्या करना पड़ा, वापस अपनी कैपिटल को दिल्ली शिफ्ट करना पड़ी।
ठीक है। लेकिन यहाँ का एक आउटकम निकला, और आउटकम ये निकला कि जब ये नीचे साउथ इंडिया की तरफ है ना, मध्य प्रदेश के जब आप नीचे जाते हैं तो लगभग आप साउथ इंडिया में पहुंच जाते हैं। तो साउथ इंडिया वाले क्षेत्र में दौलताबाद में जब अपना शासन लेकर पहुंचा, तो साउथ इंडिया में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के बीज बोकर आया ये व्यक्ति। कैसे? क्योंकि साउथ इंडिया में अगर आप देखेंगे तो पहले शैविज्म, वैष्णविज्म, हिंदुइज्म, यही सब चीजें वहां पर ज्यादा चल रही थी। लेकिन जब ये दिल्ली से वापस निकला, सॉरी वापस दिल्ली की तरफ निकला, तो साउथ इंडिया में इसके कल्चर की कुछ बातें आई, मुस्लिम साम्राज्य का विस्तार हुआ, और वहां पर एक नया साम्राज्य जिसको आप बहमनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं वो पनप गया, है ना। तो बहमनी साम्राज्य की स्थापना में अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं इसके कैपिटल शिफ्टिंग का भी थोड़ा सा रोल है। क्लियर ये बात? चलिए, ये दो हुए इसके। तीसरी चीज सुनिएगा इसकी, इसने क्या किया, जो दोआब वाला क्षेत्र था, दोआब वाला क्षेत्र मतलब पंजाब उसके नीचे का, जहां पे बड़ी बड़ी नदियों के क्षेत्र हुआ करते थे, उन दोआब में इसने कर वृद्धि कर दी, है ना। ही इंप्लीमेंटेड, या इसको डायरेक्ट में लिख देता हूं, इंप्लीमेंटेड टैक्सेस इन दोआब रीजन। कौन सा रीजन है ये? दोआब वाले क्षेत्र में इसने इंप्लीमेंट नहीं, इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, इंप्लीमेंटेड तो था कि इंक्रीजेस, ऐसा याद रखें। ठीक है। और ऐसा बोलते हैं कि जो टैक्स लिया था वो अराउंड 50% इसने टैक्स इंपोज कर दिया था। वही राजकोष को देखते हुए शायद ये बात चली थी कि राजकोष में पैसा नहीं है, तो इसने क्या किया, लगभग वहां पर 50% के आसपास टैक्स इंपोज कर दिया। अब जनता ये दे देती, 50% भी दे देती, लेकिन दिक्कत हुई। दिक्कत इस बात की हुई कि जनता जो उसके अगले 2 साल जब इसने दोआब में कर वृद्धि की, दोआब वाले क्षेत्रों में टैक्स को इंक्रीज किया, तब दिक्कत ये आई कि उसके अगले 2 साल अकाल वाले पड़ गए, है ना। सूखा हुआ होगा या अतिवृष्टि या जो भी रहा होगा, अकाल के 2 साल पड़े। और उन अकाल के सालों में भी इसके जो सेनापति या इसके जो टैक्स कलेक्टर थे, उन लोगों ने जनता को छोड़ा नहीं, और 50% टैक्स कलेक्शन की बात की। इस वजह से जनता जो है वो इसके अगेंस्ट आ गई। ठीक है, ये बात है ना, समझ गए यहाँ पे। चलिए, इसके बाद क्या होता है, और इसकी सुनिएगा, इसने क्या किया, इसने इसने अपनी सेना को, इसने अपनी सेना को जो है वो अग्रिम वेतन दे दिया, है ना। इसने क्या कर दिया, अपनी सेना को अग्रिम वेतन दे दिया। तो लिखा, यहां पर लिखेंगे, ही गेव एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी टू दी सोल्जर्स या टू दी आर्मी। ठीक है। अपनी अपने जो सैनिक और सोल्जर्स वगैरह थे, उनको इसने एक साल का अग्रिम वेतन दे दिया, है ना, सैलरी ऑफ 1 ईयर। ये गलती की इसने। इसको क्या लगा, इसने एक अभियान था, इसका युद्ध था, जिसको बोला जाता है खुरासान और कराचील का अभियान, खुरासीन और कराचील का अभियान। तो जो आपका ये कराचील और खुरासान का अभियान था, खुरासान के अभियान पे जाने के पहले इसने सैनिकों को 1 साल का वेतन दिया। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसके सैनिक जो थे वो 3,70,000 सैनिकों की बात चल रही है। यहाँ पर छोटे मोटा डेटा नहीं है। इसने कितने लोगों को लगभग सैलरी दे दी थी, तो 3,70,000 सैनिकों को इसने 1 साल का वेतन दे दिया, और बोला आप जाओ और युद्ध करो। अब चलो, ये भी सब ठीक था, युद्ध करके आते जो भी होता वो सब ठीक था, लेकिन दिक्कत और सुनिए आगे इसके बाद क्या होता है, कि जब इसकी सेना पहुंचती है खुरासान वाले क्षेत्र में, तो खुरासान वाले क्षेत्र में जब इसकी सेना पहुंची तो वहां पर राजनीतिक परिवर्तन हो गए, वहां पर पॉलिटिकल चेंजेस आ गए। वहां जो शासक आया उसने एमबीटी के साथ में संधि कर ली। अब ये हो गई दिक्कत, सेना यहां से गई थी युद्ध करने के लिए, लेकिन वो वहां पर संधि हो जाती है और पूरी तरीके से इसका प्लान जो है वो चौपट हो जाता है। ठीक है भाई साहब, ये वाला युद्ध तो निपट गया, उसने सैलरी भी दे दी थी पहले से 1 साल की, ये भी दिक्कत हो गई। इसके बाद एक कराचील का अभियान आता है, इसका कराचील का एक मूवमेंट आता है। कराचील जो क्षेत्र था वो किस में था, वो ठंडे एरियाज में था, मतलब हिमालय की तलछटी में कहीं पर था जहां पर बर्फ जमी होती थी। तो इसने अपनी सेना को कराचील भेजा। कराचील भेजा तो वहां पर जो छोटे समुदाय के जो लोग थे, या छोटी जो वहां पे साम्राज्य था,
उन कम जनसंख्या और कम सैनिकों ने भी इसकी पूरी वहां की सेनाओं को नष्ट कर दिया, समाप्त कर दिया। और कई इतिहासकार बताते हैं कि शास्त्र जो हमारे एविडेंस है, एविडेंस में ये लिखा हुआ है कि मात्र मात्र 10 सैनिक वापस लौट कर इसके वापस आए थे, बाकी सभी की डेथ हो जाती है। तो एक बहुत बड़ा नरसंहार भी इसके टाइम पर देखा गया। तो आप ये पॉइंट भी यहां से याद रखेंगे कि इसने सैलरी तो दे दी थी, और इसने क्या किया था, ही फेल्ड इन, ऐसा लिख देता हूं, ही फेल्ड इन, फेल्ड मतलब ऐसा नहीं कि हारा नहीं है, इसका वो प्रोग्राम जो था वो सक्सेसफुल नहीं हुआ, है ना। ही फेल्ड इन खुरासान एंड कराचिल मूवमेंट। अब आप ये देखो, ये देखकर आपको लग ही रहा है कि इस व्यक्ति ने जो किया, इस व्यक्ति ने जो किया वो सब सब अनसक्सेसफुल था इसकी तरफ से, ठीक है। इस वजह से एमबीटी जो है उसको हमारे इतिहासकार भी अच्छा शासक नहीं मान पाए, ना इस समय की जनता, क्योंकि इसकी जनता जो थी उस समय पे, और वो उसके पूरे अगेंस्ट हो गई, और इसका जो है वो साम्राज्य फिर धीरे से, इसका एमबीटी का जो रूल है वहां पर खत्म हो जाता है। एमबीटी कुछ ज्यादा खास फिर नहीं कर पाया। तो आपने क्या देखा, आपने देखा कि जीएसटी से स्टार्टिंग मानी हमने, एमबीटी पर हम पहुंचे, एमबीटी के बारे में ये पॉइंट याद रखेंगे, ठीक है। बटियागढ़ इंस्क्रिप्शन से हमें ये बातें सारी पता चलती है, ठीक है। फिर अब उसके बाद, इसके बाद यहां से एक पॉइंट याद रखेंगे आप, हमारे एमबीटी के बारे में, एमबीटी के बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे। इसने इसने ये पॉइंट थोड़ा ठीक है ना, इसने दीवान ए कोही, ठीक है, दीवान ए कोही इसने क्या बनाया था, एक दीवान ए कोही इसको बोला जाता था, इसने बनाया था किसके लिए, फॉर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, है ना। एक काम करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम मार्क अलग से कर देते हैं, क्योंकि ये पॉइंट्स तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द बॉक्स हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के उन कार्यों को बता रहे हैं, उन चीजों को बता रहे हैं जो उसके फेवर में नहीं गई, सभी उसके अगेंस्ट चली गई, ठीक। तो ये आपके लिए ये सारे पॉइंट्स हैं। बाकी ये जो पॉइंट है, ये नोट पॉइंट, दीवान ए को ही जो है, ये इसका एक दीवान ए को ही जो है विकास के हेतु बनाया था इसने, एग्रीकल्चर के डेवलपमेंट के लिए बनाया था, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद एमबीटी के बाद अगर हम देखें तो यहां पर हमारे पास एफएसटी आते हैं, फिरोज शाह तुगलक। अगले रूलर कौन आएंगे, फिरोज शाह तुगलक, एफएसटी, ठीक है। ये एफएसटी जो आते हैं, इनके बारे में कुछ खास बातें हमें याद रखना नहीं है। इनके बारे में एक पॉइंट याद रखेंगे आप, कि एक अभिलेख हमें मिला है, उसके बाद एक अभिलेख जो हमें मिला है उसमें इनकी जानकारी लिखी हुई है। तो याद रखना, इंफॉर्मेशन इंफॉर्मेशन हमें इनकी कहां से मिलती है, तो वो मिलती है दुलचीपुर इंस्क्रिप्शन से, ठीक। दुलचीपुर इंस्क्रिप्शन, ठीक है, कहां पड़ता है, सागर डिस्ट्रिक्ट में। दुलचीपुर इंस्क्रिप्शन में इस एफएसटी के बारे में कुछ बात लिखी हुई थी, ठीक है। अब एफएसटी के बाद इसका अगला शासक जो आएगा वो आएगा आपका एनएमटी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। इनके नाम आपको याद नहीं रखना है, मैं बस आपको इसलिए बता देता हूं ये नाम, ताकि आपको कभी भी इन जनरल ज्यादा कंफ्यूजन ना हो, है ना। एनएमटी आएगा, अगला कौन आएगा, एनएमटी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक, नासिर उद्दीन महमूद तुगलक, ठीक। ये व्यक्ति आता है, ये आप मान सकते हैं कि हटा दीजिए, इसके बाद सब सारे डायनेस्टी खत्म कर दीजिए। तो यहां पर आप अगला पॉइंट बोल सकते हैं, एंड ऑफ डायनेस्टी, ठीक है। ये डायनेस्टी यहां पर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्लियर। चलिए, डायनेस्टी खत्म हुई, लेकिन जब एक डायनेस्टी खत्म होती है तो अगली डायनेस्टी सामने आती है,
और इसके बाद जो अगली डायनेस्टी आने वाली है, वो डायनेस्टी का नाम आपको पता है, सैयद डायनेस्टी है। कैसी डायनेस्टी है वो, कौन सी डायनेस्टी है? तो अगली डायनेस्टी हमारी जो है वो है सैयद डायनेस्टी। ठीक, चलिए उसको भी देखते हैं सैयद डायनेस्टी को। लेकिन सैयद डायनेस्टी का ऐसा है कि मध्य प्रदेश में अगर आप देखोगे आप, तो मध्य प्रदेश में आपको सैयद डायनेस्टी का कोई खास कुछ पॉइंट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो यहां से हम लोग डायरेक्टली अभी पढ़ेंगे सैयद डायनेस्टी के बारे में। ठीक, मध्य प्रदेश में कुछ भी ज्यादा नहीं पढ़ना है, पर ये आपकी फोर्थ डायनेस्टी हो जाएगी, सैयद डायनेस्टी। ठीक है, और टाइम पीरियड लिख देते हैं इसका, कब से कब तक। तो ये होता है 1414 टू 1451 एडी तक। ठीक है, इनका टाइम पीरियड जो होता है 1414 टू 1451 एडी तक होता है। अब इसके बाद जो अगली डायनेस्टी आएगी वो इंपॉर्टेंट है, और वो है लोधी डायनेस्टी। चलिए इनके बारे में देखते हैं। अगली डायनेस्टी जो है वो है लोधी डायनेस्टी। ठीक है, ये लोधी डायनेस्टी जो है, इसका टाइम पीरियड आपको बताने की जरूरत नहीं है, आई थिंक आपको याद होगा। 1451 से 1526 तक ये रहती है लोधी डायनेस्टी। ठीक है, लोधी डायनेस्टी जब होती है तो इसका इसका एस्टेब्लिशर जो है वो है बहलोल लोधी। क्या नाम है उसका? बहलोल लोधी। ठीक, तो हम यहां से एक पहला व्यक्ति का नाम याद रखेंगे, जिस व्यक्ति का नाम है बहलोल लोधी। ठीक है, बहलोल लोधी जो होता है ये लगभग 1451 1451 से 1489 तक रूल करता है ना। पहला जो बहलोल लोधी होता है ये रूल करता है 1451 टू 1489 तक। ठीक, इसके बाद जो है बहलोल लोधी के बाद, यहाँ कोई खास आपको वैसे याद नहीं रखना है ना। बहलोल लोधी है, फिर उसके बाद इसका जो अगला रूलर आएगा वो सिकंदर लोधी आएगा। यहाँ पर आपको कोई ज्यादा वो नहीं है, सिकंदर लोधी। ये कब तक रहेगा? तो ये रहता है 1489 टू 1517 तक। ठीक, 1489 टू 1517। और फिर उसके बाद आता है इब्राहिम लोधी। इसके बाद कौन आता है? 1517 टू 1526। ठीक, ये तीनों का टाइम पीरियड है। अब इनके बारे में भी कुछ खास बात याद नहीं रखना है। देखो यहाँ पर जो याद रखने वाली चीज है वो मैं बता देता हूं आपको। होता यह है कि बहलोल लोधी से लगाकर अगर आप देखें तो अगला रूलर मतलब उसका बेटा सिकंदर लोधी, और उसका भी बेटा मतलब इब्राहिम लोधी, ये सभी लोग जो हैं वो एक चीज के पीछे पड़े हुए थे, और वो था ग्वालियर का किला। ये तीनों की तीनों जो हैं, ये तीनों की तीनों जो हैं वो मानसिंह से लड़ते हैं। किन से लड़ते हैं? मानसिंह, है ना। और मानसिंह कौन थे? तो तोमर वंश के शासक थे, तोमर थे। ठीक है, लगभग 86 से 1517 तक रहते हैं। मानसिंह जो होते हैं वो होते हैं 1486 से लगाकर 1517 तक। ठीक, ये टाइम पीरियड है मानसिंह का। तो आप देख लेना इनके बीच में हुआ, तीनों लड़ते हैं। ठीक है, तीनों की तीनों किनसे लड़ते हैं? मानसिंह से। लेकिन मानसिंह यहां पर बिल्कुल हारते नहीं है। कई बार इनके 2-2 3-3 साल तक इनके किले के बाहर घेराबंदी लगी रही, लेकिन ये हारे नहीं। ठीक है, कहां वाले क्षेत्र के थे ये? तो ये जो तोमर थे या मानसिंह जो थे ये कहां के थे? ग्वालियर के थे। ठीक है, तोमर वंश जो है मध्य प्रदेश का, अभी हम पढ़ेंगे इसके बारे में। तोमर वंश ग्वालियर का। अब इनके बाद मानसिंह के बाद इनका बेटा आता है जिसका नाम होता है विक्रमाजीत। क्या नाम होता है? विक्रमाजीत।
ये विक्रमाजीत जो होता है ना, ये एक्चुअल में हार जाता है बाद में। ठीक है, ये क्या होता है, विक्रमाजीत जो होता है वो हार जाता है। तो यहां से हम लिखेंगे इनका जो सन या इनका जो बेटा है उसका नाम था विक्रमाजीत। ठीक है, और विक्रमाजीत जो होता है, विक्रमाजीत हार जाता है किससे, इब्राहिम लोधी से। ठीक, हम यहां पे लिख देते हैं लॉस्ट टू इब्राहिम लोधी। एंड इसके बारे में याद रखना कि इसने भारत का जिब्राल्टर, ही कैप्चर्ड दी ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर का किला जो अभेद माना जा रहा था, जो कोई नहीं जीत पा रहा था, वो किसने जीता, तो वो फिर फाइनली इब्राहिम लोधी ने जीता। ठीक है, ये बात है ना, इसने क्या कर लिया था, ग्वालियर के किले को जीत लिया था। कौन है ये, इब्राहिम लोधी। किसका बेटा है, सिकंदर लोधी का, लोधी वंश से रहता है। विक्रमाजीत जो होते हैं वो मानसिंह के बेटे होते हैं, इनके बारे में थोड़ा और डिटेल करेंगे। ये इब्राहिम लोधी से हार जाते हैं। अब इब्राहिम लोधी के बारे में ही अगला पॉइंट आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा कि इब्राहिम लोधी के टाइम पर ही, इब्राहिम लोधी के टाइम पर ही एक व्यक्ति आता है 1526 में। 1526 में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है बाबर। 1526, और आपको बहुत अच्छे से यह बात मालूम है कि बाबर जब भारत आया तो बाबर ने यहां पर एक युद्ध लड़ा, और उस युद्ध को कहते हैं फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत। उसकी बात में अभी, अब जब मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे तब करेंगे। यहां पर अभी केवल मैं लिख के आपको ये बता रहा हूं कि 1526 में इब्राहिम लोधी जो है, इसके ऊपर अटैक होता है बाबर का। इब्राहिम लोधी के ऊपर अटैक कौन करता है, बाबर करता है। बाबर, यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं, बाबर किल्ड इब्राहिम लोधी। ठीक है, और इब्राहिम लोधी की जब डेथ होती है, तो इब्राहिम लोधी की जब डेथ होती है तो ये डायनेस्टी पूरी क्या हो जाएगी, एंड हो जाएगी। तो यहां पे मैं लिख रहा हूं एंड ऑफ डायनेस्टी एंड दिल्ली सल्तनत। ठीक है, ये बात यहां पर दिल्ली सल्तनत भी खत्म और ये डायनेस्टी भी खत्म, सारी बातें खत्म यहां पर। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत का ये आपका पॉइंट था, इतना आपको पढ़ना है दिल्ली सल्तनत के बारे में। इसके बाद हम अगले वीडियो में जो है वो पढ़ेंगे किसके बारे में, तो वो हम पढ़ने वाले हैं हमारे मुगल के बारे में, है ना। मुगल वंश जो भारत में आया, मुगल शासक जो रहे, बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद बीच में सूर डायनेस्टी आएगी, उसकी बात करेंगे। सूर डायनेस्टी के बाद हम बात करने वाले हैं हमारे अगले जो शासक हैं, या अगले जो हमारे वो रहेंगे, अकबर के बारे में, है ना। हुमायूं वगैरह के बाद अकबर फिर से आएगा, और वो बातें हम यहाँ पर करेंगे। इसी बीच में आपको थोड़ा सा एक तोमर डायनेस्टी के बारे में बता देता हूँ। आउट ऑफ द बॉक्स तो नहीं है वैसे देखा जाए तो, क्योंकि तोमर हमने मध्यकालीन में नहीं पढ़ा। तोमर का नाम अभी आपके सामने आ रहा है, अच्छी बात है, आप तोमर को यहां से समझे, है ना। तोमर डायनेस्टी थोड़ा सा देख लेते हैं। इस डायनेस्टी में ना कई बार अलग अलग पॉइंट्स भी मिलते हैं, कई जगह अलग अलग चीजें भी लिखी हुई है, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना। हम पढ़ने जा रहे हैं तोमर डायनेस्टी के बारे में। कैपिटल तो आपको पता ही है, कैपिटल इसकी कहां रही है, तो ग्वालियर वाले क्षेत्र में रही है। कैपिटल कहां रहेगी, ग्वालियर। एस्टेब्लिशमेंट की बात करें अगर हम लोग, तो इस डायनेस्टी का ऐसा कोई फिक्स टाइम पीरियड आपको नहीं देखने को मिलता है। कभी कभार आप देखेंगे कि डायनेस्टी जो है वो 8th सेंचुरी एडी से चली आ रही है ना। कहीं कहीं पर इसको लिखा हुआ है तोमर डायनेस्टी के बारे में कि ये 8th सेंचुरी एडी से चली आ रही, लेकिन कहीं पर लिखा है कि 14th सेंचुरी या लेटर 14th जो है वो 13 के बाद वाला कुछ ऐसे टाइम पीरियड पे ये डायनेस्टी आती है। तो ये सारी बातें इसके बारे में चलती रहती है। अब यहाँ पर तोमर डायनेस्टी के टाइम पीरियड की अगर हम बात ना करें, तो इसका जो एस्टेब्लिशमेंट है वो किसने किया है, तो याद रखना वीर सिंह देव। नाम क्या है, इस डायनेस्टी के जो एस्टेब्लिशर हैं वो कौन है, तो वीर सिंह देव है, पहला पॉइंट। दूसरा यहां से याद रखना कि इसकी कैपिटल आपको याद रखना है। ठीक है, कैपिटल जो है इसकी, कैपिटल आप याद रखें ग्वालियर। कैपिटल क्या थी, ग्वालियर। ठीक है, तोमर डायनेस्टी की कैपिटल जो थी वो ग्वालियर। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फेमस की,
फेमस रूलर की अगर बात करें कि फेमस रूलर कौन थे, तो यहां पर फेमस रूलर तो बहुत सारे थे, लेकिन अब हमें जो है एक व्यक्ति का नाम पढ़ना है, वो है मानसिंह। ठीक है, बहुत ही, क्योंकि इन्होंने युद्ध बहुत अच्छा किया, इन्होंने प्रोटेस्ट बहुत अच्छा किया, इन्होंने रेजिलियंस बहुत अच्छा दिखाया कि इनके खिलाफ जो हमारे दिल्ली सल्तनत के शासक थे, इब्राहिम लोधी, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी, उनके अगेंस्ट जो लड़े ये, वो इनको महान बनाता है। ठीक है, तो इन्होंने किनके साथ लड़ा, मैंने लास्ट वाली स्लाइड में लिख दिया है कि ये तीनों मानसिंह के साथ में लड़ते हैं, बहलोल लोधी, सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी, तो वो फिर से लिखने की जरूरत नहीं है। मानसिंह के बारे में दो तीन बातें याद रखना है। पहला, मानसिंह जो है, मानसिंह जी जो हैं, इनके बारे में पहला पॉइंट आप याद रखेंगे, वेट है ना, इनके बारे में पहला पॉइंट आप याद रखना कि इन्होंने इन्होंने मान मंदिर, मान टेम्पल और इनकी वाइफ गुजरी के नाम पर गुजरी महल, ये किसने बनवाया है, तो ये दोनों कंस्ट्रक्शन जो हैं वो मानसिंह जी के हैं। ये किसके हैं दोनों कंस्ट्रक्शन, एक मान मंदिर इनके ही नाम पर बनवाया इन्होंने मान मंदिर, और दूसरा इन्होंने गुजरी महल बनवाया। गुजरी महल जो है वो इनकी वाइफ थी गुजरी, है ना, ये प्यार से उनको क्या कहते थे, इनकी वाइफ को ये गुजरी कहते थे। ठीक है, वैसे इनका नाम देखा जाए तो इनकी वाइफ जो है वो मृगनयनी थी। मैंने यहाँ पे शॉर्ट में थोड़ा मेंशन कर दिया कि इनका जो है गुजरी जो थी, गुजरी का नाम जो है वो मृगनयनी भी था। ठीक है, गुजरी का जो नाम है वो मृगनयनी भी था यहाँ पर। अच्छा, इनके कंपोजिशंस में अगर आप देखें तो इनके कंपोजिशन में एक आता है मान कोतूहल, मान कोतूहल, है ना, इसको आप लिख देंगे कि ये क्या है इनकी, ये इनका कंपोजिशन है, ये इन्होंने लिखा है, राइटिंग वर्क है, कंपोजिशन है इनका, मान कोतूहल। ठीक है, यहां तक बात, मानसिंह जी के बारे में इतना याद रख लेंगे, है ना। ठीक, इनके बाद तो आपको पता ही है कि विक्रमादित्य विक्रमाजीत आते हैं और वो हो जाता है खत्म। ठीक है, इनके बेटे जो होते हैं, इनके जो बेटे हैं उनका नाम भी यहाँ पर मेंशन कर देते हैं, क्योंकि डायनेस्टी अलग से पढ़ रहे हैं आप, इसलिए इनके बेटे का नाम यहाँ पर बताना जरूरी हो जाता है। इनके जो सन हैं, इनके जो बेटे हैं, उनका नाम क्या है, तो उनका नाम है, कहीं विक्रमाजीत लिखा है तो कहीं विक्रमादित्य लिखा है, विक्रमाजीत, या इनको आप अब क्या करो, अगर विक्रमादित्य मिल जाएगा तो क्या करोगे, विक्रमादित्य के नाम से भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, और ये जो हैं वो लास्ट रूलर ऑफ डायनेस्टी होते हैं। ठीक है, और इस तरीके से ये तोमर डायनेस्टी आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है, इतनी ही पढ़ना है, मानसिंह जी के बारे में कुछ पॉइंट्स हैं ये आप याद रखें, बाकी तो कोई बात नहीं। ठीक है, क्लियर है ये बात, तोमर डायनेस्टी। ठीक, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, हमारे मुगल वंश के साथ में मुगल एम्पायर को पढ़ेंगे और हमारी कंटिन्यू करेंगे हिस्ट्री वाली सीरीज को। थैंक यू सो मच।